गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने दो प्रकार के श्वसन पढ़े थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसके बाद में देखिए ऑक्सी श्वसन की जो क्रियाविधि है उसे चार भागों में विभाजित करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, क्रेब्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है, क्योंकि इसकी खोज, ये 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि इसकी खोज जो है वो एम्बर्डन, मेयरहोफ एवं पारनास नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो उनके नाम के आधार पे इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया है वो वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में समान प्रकार से होती है, और यह अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब देखिए संपूर्ण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सी श्वसन की अगर क्रियाविधि की बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी अभिक्रिया एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, तीसरी अभिक्रिया क्रेब्स चक्कर, चौथी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस। आज हम केवल ग्लाइकोलाइसिस की चर्चा करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, और यह प्रक्रिया जो है आप देखिए मैंने आपकी पुस्तक से ही इस टॉपिक को उठाया है, आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होगा, जिसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो खर्च हो जाएगा, अर्थात एटीपी से एडीपी का निर्माण होगा। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होगी। एंजाइम क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। तो अगर आप इस अभिक्रिया को संपूर्णतः याद रख लेते हैं तो इसकी जो अपने को अभिक्रिया लिखनी है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। बाद में इसकी अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी। ग्लूकोज प्लस एटीपी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एमजी आयन की उपस्थिति, और यहां अपन लिख देंगे एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ये किस में बदला, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी। तो इस प्रकार से जब आपको ये पूरी की पूरी रिएक्शन याद हो जाएगी तो ये सारी अभिक्रियाएं आप आसानी से लिख सकते हैं। ग्लूकोज प्लस एटीपी, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति, हेक्सोकाइनेज एंजाइम किस में बदल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और एटीपी जो थी वो खर्च होके एडीपी में आ गई। एक एटीपी जो है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ गई, और कहाँ जुड़ी, 6 नंबर कार्बन पे। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण अभिक्रियाओं को याद कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको लाइन से समझा रहा हूं। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फो हेक्सोआइसोमरेज एंजाइम क्या है, फास्फो हेक्सोआइसोमरेज की उपस्थिति में यह बदल जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः क्या करेगा, एक एटीपी का उपयोग करेगा। एटीपी जो है वो एडीपी में परिवर्तित हो जाएगी। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज या यहाँ पर भी आप हेक्सोकाइनेज एंजाइम लिख सकते हैं, और ये किस में बदल गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो है वो एक तरफ तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण कर सकता है, और दूसरी तरफ 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जिसे हम 3PGAL भी कहते हैं। और ये आपको मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी बताया था। तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, PGAL का पूरा नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। और इधर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, तो ये क्या है, DHAP। ये अपन ने C3 चक्कर में दोनों कंपाउंड देखे थे, ठीक है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो पुनः क्या करेगा, H3PO4 की उपस्थिति में, और H3PO4 जहां होगा वहां पर एंजाइम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। और दूसरा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, ठीक है। उसके बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड H3PO4 की उपस्थिति में किस में बदल गया, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या करेगा, यहां 2 NAD से 2 NADH2 का निर्माण होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, 2 NAD से 2 NADH2 का निर्माण होता है। 2 NAD से 2 NADH2, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर अब इनका परिवहन
ठीक है। ईटीएस क्या अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो यहां से ग्लाइकोलाइसिस कहां संपन्न हो रही है, कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही है, ठीक है। तो अब इन NADH2 के अणुओं को अगर मेलेट एस्पारेट शटल माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है तो यहां से एक NADH2 से 3 ATP प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के शटल होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला शटल हो गया अपना मेलेट एस्पारेट शटल और दूसरा है ग्लिसरोल फास्फेट शटल। तो अगर ये NADPH2 के अणु ग्लिसरोल फास्फेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो वहां पर 2 ATP बनेंगे। तो इस आधार पे क्रेब्स चक्र के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि या तो अपने को क्या है, अगर यहां 2 ATP प्राप्त होते हैं तो 36 ATP प्राप्त होंगे, और अगर यहां से मेलेट एस्पारेट शटल के द्वारा इन NADH2 अणुओं का परिवहन माइटोकॉन्ड्रिया तक होता है तो 3 ATP प्राप्त होंगे और टोटल ATP बन जाएंगे अपने 38। अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो NAD का उपयोग करके किस में बदल गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। और यहां पर फिर डायरेक्ट देखिए NADH2 को तो ETS के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के अंदर बदला जाएगा, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, 2 ATP का निर्माण हो रहा है। इसको हम आगे ऊर्जा बजट के अंदर लिखेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, दूसरी चीज आपकी पुस्तक में एक चीज गलत दी हुई है, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो इरिवर्सिबल है, यानी ये दोनों तरफ चलती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से पुनः ग्लूकोज भी बन सकता है। तो आप इन तीरों को अपनी पुस्तक में सही कर लेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी बन सकता है। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया जो ग्लाइकोलाइसिस में संपन्न होती है वो रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से म्यूटेज एंजाइम की फास्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की या फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल से एक जल का अणु निकल रहा है, और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से पुनः देखिए यहाँ पे 2 ATP का निर्माण हो रहा है, और 2 ATP के निर्माण के पश्चात ये पायरुविक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई अपनी ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए आपको मैं इसके अंतर्गत अगर आपके ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया आती है तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और आप इस आरेख को याद करते हुए जिस प्रकार से मैंने आपको ये एक अभिक्रिया लिख के समझाई थी उसी प्रकार आप सारी अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया में आपको एक और लिख के समझा सकता हूं। क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बना अपना, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो क्या होगा, आइसोमरेज। यहां अपन लिख देंगे आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो इसमें आपको ज्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर आपको आरेख याद है तो ये सारी अभिक्रियाएं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये लिखने के पश्चात इसके अंदर अंत में क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ऊर्जा बजट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊर्जा बजट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप वाइज मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अब देखिए ऊर्जा बजट जो अपन ने अभी तक आरेख पढ़ा था उस आरेख के अनुसार मैंने लिखा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है, 1 ATP खर्च होती है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण होता है, 1 ATP खर्च होती है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है तो 2 NADPH2 के अणु बनते हैं। और NADPH2 के अणु मैंने आपको बताया कि मेलेट एस्पारेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो 3 ATP। तो हम एक बार इसको 3 जोड़ लेते हैं तो 1 NADH2 से 3 तो 2 से 6 ATP अपने को प्राप्त होगी। उसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ये देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है तो 2 ATP प्राप्त होते हैं। उसके बाद में फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल बनता है तो 2 ATP का, ये देखिए फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल से
पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो 2 एटीपी बनती है। इस प्रकार से अगर हम जोड़ बाकी गुणा भाग करें तो -1 एटीपी, -1 एटीपी, 6 एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी, तो 6 और 4 10, और 10 में से 2 घटा देते हैं तो 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। इसको हम कह देते हैं नेट गेन। कुल जो शुद्ध प्राप्ति है वो किसकी हो रही है? 8 एटीपी की प्राप्ति इसके अंतर्गत हो रही है। इसके यहाँ पर ये अपना ग्लाइकोलाइसिस जो है वो संपन्न हो जाता है। अब अपन देखेंगे दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अपनी श्वसन की जो अभिक्रिया है वो एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण है। कोएंजाइम ए का निर्माण, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण की रिएक्शन देखिए मैंने लिखी है। पायरुविक अम्ल प्लस 2COA, COA का मतलब क्या है यहाँ पे? कोएंजाइम है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति TPP Mg++ आयन और 2 NAD से 2 NADH2 का निर्माण, लिपोइक एसिड, और क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस 2CO2। जो हम श्वसन की अभिक्रिया में बात करते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के अणु से, तो ये देखिए 2 CO2 का निर्माण यहाँ हो गया है। और दूसरी बात, एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण को क्या कहा जाता है कि यह ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्कर के बीच में योजक कड़ी भी है। और यह जो अभिक्रिया है वो 5 सह कारकों की उपस्थिति में होती है। ये कारक भी मैंने आपको लिख दिया अलग से। NAD, मैग्नीशियम आयन, TPP, तो इसके ऊपर भी अलग से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। TPP क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। और लिपोइक एसिड La और कोएंजाइम ए, इन 5 कारकों की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में आप लोगों को पता है ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया संपन्न होती है, और ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। और 2 पायरुविक अम्ल के अणु जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो श्वसन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड के 3 कार्बन परमाणु में से 1 कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया ऑक्सीकीय डी कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। इसके पश्चात पायरुविक अम्ल जो है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आज हमारे 2 स्टेप यहाँ पूरे होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रेब्स चक्कर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।